हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचसीएल के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं उन सभी तक पहुंचाए। ठीक है। महांजी तेरी कश्ती के तलगदार बहुत हैं, इस और कुछ तो उस पार कुछ और हैं, इस और कुछ तो उस पार कुछ और हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थरों के खरीददार बहुत हैं, उस शहर में पत्थरों के खरीददार बहुत हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं श्वसन। ठीक है। तो देखो श्वसन पढ़ेंगे हम। श्वसन में क्या कहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है, नाक से लेकर अंत फेफड़ों में कैसे वायु जाती है। ठीक है। उसके बारे में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कैसे बाहर निकलती है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो श्वसन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो दायां नीले मिला है, बायां नीले भी मिलने दो। अभी तो दायां नीले मिला है, बायां नीले भी मिलने दो। अभी तो संपूर्ण हृदय धड़क रहा है, संपूर्ण श्वसन तंत्र भी धड़कने दो। मेरे ख्वाबों में डीएनए को भी बसने दो, मेरे जज्बातों को मेरे खून की हर नलिका में बहने दो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास श्वसन। ठीक है। और एक ही टारगेट है, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो आज की हमारी क्लास है श्वसन। जीव जंतुओं में या जीव जंतुओं की कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, जो भी जैविक प्रक्रिया होती है वो ही श्वसन है। ठीक है। ऐसे मत करना, ये श्वसन नहीं होता है, इसमें श्वसन नहीं आता। ठीक है। इसे आप श्वास लेना कह सकते हैं, लेकिन इसमें डेफिनेशन चेंज हो सकती है, इसमें ध्यान रखना। ये श्वसन में मत मान। हाँ कह सकते हैं कि CO2 और O2 के परिवहन में, एक एनसीईआरटी की कहीं नोटबुक में भी मिला था कि CO2 व O2 के परिवहन को श्वसन कहते हैं, तो मान सकते हैं ऐसा मतलब। लेकिन ज्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है कि जीव जंतुओं की कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक, यानी कि मतलब है कि भाई कोई गैस अंदर लेना जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो। इसका तात्पर्य क्या है कि हम ये सांस क्यों लेते हैं, कि शरीर को ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले। हम देखेंगे आगे कि हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज से हमें कैसे ऊर्जा मिली, उसके बारे में देखेंगे पूरी प्रक्रिया ये तोड़कर। ठीक है। अब देखो ये श्वास लेना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अरे ऑक्सीजन तो देखो किसी में ऑक्सीजन अवायवीय, आगे पढ़ेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन। ठीक है। किसी में होगा ही नहीं, ये मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी नहीं, तो वो अपना श्वसन कैसे करते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है। कल हमने पाचन तंत्र क्लियर कर लिया था। ठीक है। तो देखो कहां से शुरू होता है, क्या प्रक्रिया रहती है, परिभाषा हमने पढ़ ली है। उसके बाद पूरा डायग्राम को समझेंगे, फिर थ्योरी जो लिखनी है वो लिख लेंगे। ठीक है ना। तो परिभाषा आप सबको सामने दिख रही है कि मतलब जीव जंतुओं की कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण होने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। क्लियर। अब देखो हम बात करते हैं श्वसन कैसे होता है, कहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। ये मान लिया भाई नासापट, ठीक है, या नासा छिद्र कह सकते हो। नासापट तो उचित नहीं रहेगा ज्यादा, आप नासा छिद्र लिख सकते हो, क्योंकि नासापट होता है वो नासापट, इसके मतलब अंदर जाने के लिए नाक को अलग अलग 2 भागों में ये डिवाइड करने से बीच में, उसे नासापट बोल सकते हो। यहां लिख लो नासा छिद्र। ठीक है। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी डायग्राम होते हैं, कुछ थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आराम से बन जाएगा। अब देखो इस चैप्टर से इस बार बोर्ड में शायद कम चांस है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, वो अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम तंत्रिका तंत्र के बारे में। उसमें 2 डायग्राम है, एक तो मस्तिष्क के बारे में और एक तंत्रिका तंत्र के बारे में, वो तो श्योर आना है, लेकिन चांस कम है इसका। फिर भी ध्यान रखना कि इतना कुछ है नहीं, पाचन तंत्र का इजी चित्र था और ये भी इजी है, इतना कुछ है। थोड़ा उत्सर्जन वाले में 3 ही डायग्राम है, सही आराम से देखेंगे, और एक हर्ट वाला जो तो आमतौर पर सब लोग जानते हैं। ठीक है। कोई उस चित्र को बनाने से कोई घबराता नहीं। तो देखो यहां से शुरू करते हैं नासा छिद्र से। कोई ऑक्सीजन बाहर है, उसको अंदर लिया नासा छिद्र से, सीधी गई ग्रसनी के पास। वेरी इंपॉर्टेंट है। कल मैं थोड़ा कुछ बता रहा था पोषण के बारे में, उस टाइम कुछ बोल दिया गड़बड़ में, लिखवाया तो सही लेकिन बोलते टाइम गड़बड़ हो गई। उसमें ध्यान रखना, वहाँ है ना ग्रसनी है, वो मतलब पोषण व शोषण का उभयनिष्ठ अंग है। मैंने उस टाइम शायद ग्रसनी, ये ग्रसनी है, मैंने ग्रसिका के बारे में बता दिया था, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है। अब देखो ग्रसनी, जिसे आप पेरिंग्स बोल सकते हो, एपिग्लोटिस ढक्कन के कंठ, ये कंठ होते हैं आगे। ठीक है। सबसे पहले नासा छिद्र में गए,
नासा छिद्र के बाद ग्रसनी, एपिग्लोटिस, ढक्कन, कंठ, श्वास नलिका के बाद श्वसनी में गया, श्वसनी के बाद कैसे जाएगा फेफड़ों में, फेफड़ों के बाद जो हमारी वायु है वो जाएगी कुपिका के अंदर, और मोस्ट बताऊं तो मतलब फेफड़ों की प्राथमिक इकाई मान सकते हो कुपिका की। फेफड़ों में हवा भरने के बाद जितना भी जो आगे कार्य करना होता है वो कुपिका के द्वारा होता है। इस डायग्राम के माध्यम से समझ गए होंगे कि नासा छिद्र, ठीक है भाई, ये मुख गोई का हमने पढ़ा था, नासा छिद्र, ठीक है। नाक होता है ना, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं होता, ऐसे होता है, ठीक है, वरना पानी भर जाता था। कभी कभार होता है जब नाक के अंदर पानी भर जाता तो पूरे ऐसे कर देता, पूरे शरीर के अंदर क्या क्रिकेट का मैच स्टार्ट हो गया ऐसे प्रतीत होने लग जाता, इसीलिए तो ये नाक को ऐसे रखा, वरना तो ये पानी घुस जाता अंदर, ठीक है। ये नाक की संरचना ऐसे ध्यान रखना नीचे की तरफ होती है, इसके बीच में नासापट होता है, ये दो जो हाइलीन उपास्तिका बना होता है, ठीक है। इसमें जो फिर ग्रसनी आगे गया, ग्रसनी के पास, ठीक है, ग्रसनी ने भेज दिया, एपिग्लोटिस ढक्कन जो ग्रसिका या ग्रसनी के अंत में होता है, ठीक है। जो मतलब भोजन होता है ना हम करते हैं, ये भाई उभयनिष्ठ अंग है वायु और मतलब इस पोषण का, तो क्या करता है कि ये पोषण को उस नलिका में जाने से बचाता है, वरना तो पूरे फेफड़ों की हालत खराब कर देता है ये, ठीक है। पोषण अंदर चला जाता तो देख क्या हालत करते हैं उसकी। कंठ हम सब जानते ही है, ध्वनि उत्पादक अंग है जो हमारे, वही कंठ है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। श्वास नलिका, कंठ के नीचे एक पतली जो लंबी नलिका होती है, ठीक है, श्वास नलिका हो गया। उसके बाद श्वसनी जो अलग अलग 2 और 3 वाले, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा, उसके बारे में। और वजन देख लेना, लगभग इसका वजन होता है, दायां फेफड़े में 3 पालियां पाई जाती है और बाएं फेफड़े में 2 पालियां पाई जाती है, ठीक है। दाएं फेफड़े का वजन होता है वो लगभग 675 ग्राम के समथिंग होता है, 675, और इसका जो है इसका लगभग 570-75 ग्राम के समथिंग होता है, क्योंकि इसमें 3 पालियां पाई जाती है इसलिए इसका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, और इसका वजन, ठीक है, जो लगभग 575 ग्राम के समथिंग होता है। लेकिन इतना हमें नहीं पढ़ना है, हमें तो ध्यान रखना है कि श्वसन होता कैसे है, ठीक है। इतना पूरा डिटेल में आगे 11th 12th में क्या करेंगे अब से ही जान लेंगे, तो ठीक है। तो देखो हम पढ़ेंगे कि अब ये प्रक्रिया कैसे कैसे संपन्न होती। सबसे पहले कहाँ, सबसे पहले तो लिख लो नासा छिद्र, ठीक है भाई, कोई वायु को लिया बाहर से नासा छिद्र में, नासा छिद्र के बाद ग्रसनी, एक सीक्वेंस ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद कर देना एपिग्लोटिस ढक्कन, कंठ कह सकते हो आप, सीधा कंठ ही कहो, एपिग्लोटिस ढक्कन कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद श्वास नलिका, श्वास नलिका के बाद श्वसनी, ठीक है, श्वसनी का है, श्वसनिकाएं के बाद में फेफड़े, फेफड़ों के बाद में कुपिका, वायु कुपिका, ठीक है। कुपिका के बाद में बताऊं तो रुधिर में जाता है। रुधिर में कैसे जाता है वो हम कुपिका से जानेंगे कि रक्त होता है वो ऊतकों में पहुंचकर हमारे शरीर में, बताऊं मैं आपको सही, एनसीईआरटी में एक लिखा भी होगा कि कितना टाइम लगता है, लगभग उसमें काफ़ी लंबा टाइम बताया कि इतना टाइम, लेकिन हीमोग्लोबिन रक्त में होता है जिसके कारण इतनी मतलब तेजी से प्रक्रिया होती है कि रक्त मतलब गैस को कैसे अंदर लिया कैसे बाहर छोड़ा, ठीक है। ये ऐसे मत समझना कि गैस अंदर ली रहा तो हाथ बाहर छोड़ दी, ठीक है, ऐसा कार्य नहीं होता है। ये यहाँ तक अंगुली तक पहुँचती है, ये अंदर जाती है और पहले से ही फेफड़ों में भरी रहती है, जो बाहर आती है CO2 के रूप में, ठीक है। ऐसे नहीं है लीर वो तुरंत बाहर आ गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फेफड़ों के बारे में जान लिया, नासा छिद्र। अब देखते हैं भाई ये श्वसन की प्रक्रिया होती है, इस डायग्राम को आप आराम से बनाओ, समझना, ठीक है। ये पाली क्या होती है, श्वसनिका क्या होती, दायां फेफड़ा क्या होता है, उपास्थल क्या होता है, इसके बारे में पहले थोड़ी मतलब क्या प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे हमें ऊर्जा मिलती है, उसके बारे में करेंगे। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मैं लिखवा दूंगा, लेकिन इसके बारे में लिखना इतना है नहीं, ठीक है, वरना अभी लिखवा देते हैं, फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखो नासा छिद्र, जो वायु को बाहर से लेना, नासा छिद्र
जिसमें मतलब एक जो नासापट होता है जो हाइलीन उपास्थि का बना होता है, ठीक है। इसकी संरचना देखें तो आपको ऐसे मिलेगी, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसी संरचना मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच में पट होता है वो हाइलीन उपास्थि का बना होता है। उसके बाद में ग्रसनी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, भोजन या पोषण व श्वसन का उभयनिष्ठ अंग, ध्यान से देख लेना, पोषण व श्वसन का उभयनिष्ठ अंग है वो ग्रसनी है। कंठ, ध्वनि उत्पादक अंग कंठ है, ठीक है। स्वास्थ्य नलिका, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि यहां पर क्या होता है, सीलिया लगे होते हैं, ठीक है। सीलिया के बारे में, जो कैंसर के फेफड़ों के बारे में होता है, अंत में आपको मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा। अब मैं समझा रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन देऊंगा, ठीक है। वो आपको खुद को करना, कैसे करना। देखो क्या होता है कि यहाँ पर छोटे छोटे सीलिया होते हैं लगे, ठीक है, इस श्वसन नलिका में, जो क्या करते हैं, जितना भी कचरा बाहर से आता है या वायु के मतलब वायु के साथ अदर कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ आता है उसको रोक देता, वायु के साथ अंदर नहीं जाने देता। उसको बोल देता भाई चल बाहर, तेरा यहाँ नंबर नहीं है, तू अंदर आएगा तो फेफड़ों की हालत खराब हो जाएगी बेचारा उसमें। वो तो अगर ऐसे ये मतलब हो जाए ना सीलिया समाप्त, तो 4-5 साल में तो पूरा फेफड़ा भर जाएगा। इतना कचरा आता है, सुबह शाम को सुबह उठते हैं तो हमें पता है कि जो हम बाहर निकालते हैं नाक के द्वारा, वो कितना कचरा होता है, वो सारा यहीं जमता है, सीलिया के माध्यम से बाहर आता है। सीलिया उसको भेज देता कि चल भाई तेरा काम नहीं है अंदर, तू वायु के साथ क्यों आ रहा है, उसको बाहर भेज दिया, ठीक है। ये क्या करते हैं कि अंदर नहीं जाने देते हैं। मैं बताता हूँ नशे करने वालों लोगों की, ठीक है। आमतौर पर ये कैंसर, फेफड़ों का कैंसर होता है वो नशे करने वालों लोगों में क्यों होता है, आगे क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से सुनना। कि ये सीलिया होते हैं ना, जब मतलब सेवन करते हैं किसी धुएं का, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे ये सीलिया नष्ट हो जाते हैं, और जो रासायनिक हानिकारक पदार्थ होते हैं, कण होते हैं, वो फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं और फेफड़ों में कैंसर होने लग जाता है। जो आम तौर पर भारत में ज़्यादातर लोग होते हैं जो इसका सेवन करते हैं। लेकिन सभी युवाओं से रिक्वेस्ट है कि इस आप धूम्रपान से दूर रहे, इसके संपर्क में ना आए, ठीक है। इसके ये श्वसन है, इसमें होता है कि कैंसर का फेफड़ा, हाँ, जो बहुत युवा यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं ना एकदम इतना उसको खराब लगता है कि मुझे ऐसे बोल दिया, ये क्या बड़ी बात हुई, ये तो सारे ही करते हैं। अरे सारे करते हैं तो हमें क्या करना है, लेकिन ध्यान से समझ लेना, ये सीलिया धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और श्योर है फेफड़ों में जाएगा, ठीक है। ज्यादातर लोगों में होती है, यही कारण होता है उसका, और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो नशे से दूर रहे, जितना हो सके खुद के कंट्रोल में रहे, कुछ नहीं होगा वरना फिर पछताएंगे। कहता है ना, फिर पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब देखो ना, ये डायग्राम समझ गए होंगे आप सभी, ठीक है। इस कूपिका के बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा कि रक्त वाहिनियों में कैसे रक्त जाता है। उसके पहले जो थ्योरी लिखनी है उस थ्योरी के बारे में लिखेंगे। टारगेट 90+ का है तो छूटना कुछ नहीं चाहिए। मैं मेरी कोशिश करूंगा कि 100% कुछ भी ना छूटे, और कभी कभार ऊपर नीचे हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना, ठीक है। और वैसे छूट जाए तो मैं PDF डाल दूंगा, मेरे को कांटेक्ट कर देना जिसको मतलब PDF चाहिए या जिसके नोट्स चाहिए। लेकिन होंगे चैप्टर वाइज, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे ये चैप्टर क्लियर हो गया तो उसको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर देना जिसको मैं PDF भेज दूंगा। और ध्यान रख लेना, एक बार सही समझकर थ्योरी पढ़ ली तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। टारगेट 90+ ऐसे नहीं बनाया है, इतना लॉन्ग सिलेबस नहीं है, 10-11 चैप्टर हैं, 2 महीने का टाइम है, आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये, एक सेकंड मैं देख लेता हूं चल रही है क्लास या नहीं चल रही है। ठीक है, अभी तो चल रही है। अब होता क्या है, ओ ये श्वसन एक लिखो, श्वसन एक ऑक्सीकरणीय अपचयी क्रिया
श्वसन एक ऑक्सीकरणीय अपचयी क्रिया है, ठीक है, जिसमें रिएक्शन कर रहा हूं, देख लेना, समझ जाना क्या होता है। ग्लूकोज होता है, यानी कि बता दूं तो ग्लूकोज का विखंडन होता है, ठीक है। किस में होता है? ऊर्जा के रूप में, और ऊर्जा है वो भी श्वसन में मदद करती है, ठीक है ना। यही ध्यान रखना है, ठीक है। अब रिएक्शन करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखो कि किस में टूटती है, इसके बारे में देखो। C6H12O6, इतना समझाया कि ये सूत्र फॉर्मूला होता है वो ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब देखो C6H12O6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ही टूटेंगी, ठीक है, ऑक्सीजन। अब इसकी क्रिया करेंगे कोशिकीय द्रव्य की उपस्थिति में, या इसको तोड़ेंगे अलग तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। क्लियर? और मैंने जब चैप्टर शुरू किया तो भी बताया कि श्वसन का मतलब, एक बात दिमाग में ध्यान रखना कि श्वसन का मतलब होता है शरीर को ऊर्जा मिलना, ठीक है ना। वो भोजन तो करते हैं तो हम कैसे होता है, वो भी रक्त में परिवहन होता है, लेकिन श्वसन में हमें ऊर्जा कैसे? ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलती है, जो मतलब शरीर में ऊर्जा को मापते हैं उसमें, ठीक है। अब H2O, अब रिएक्शन को करते हैं संतुलित। संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन के 6 अणु हो गए, यहाँ आराम देख लो। अब देखना, संतुलित करना, ध्यान से देखना कि यहाँ पर कार्बन के कितने अणु हैं? कार्बन के 6 अणु हैं। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? हाइड्रोजन के 12 अणु हैं, ठीक है भाई। ऑक्सीजन के कितने अणु? 6 ऑक्सीजन, यहाँ 6 12, 12 6 18। ओ कितने हैं? 18। अब देखते हैं भाई संतुलित हुई या नहीं हुई। CO2, कार्बन तो सारी बाहर ही पड़े हैं, तो लगा दो 6 CO2, तो कार्बन क्लियर, बोल दिया एक साइड चला जा, ठीक है। अब हमारा झगड़ा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, निपट लेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? कार्बन तो चले गए, ऑक्सीजन 6 2 12 है, तो फिर 6 पीछे और बच गए। अब हाइड्रोजन बोला मैं तो अभी भाई कुछ हुआ ही नहीं, पूरा ही पढ़ा हूँ, तो यहाँ पर क्या करूँ? 6 लगा दो, क्योंकि 6 2 12 हो जाते हैं, और ऑक्सीजन 6 बचे तो ये भी पूरे हो जाते हैं। 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस ऊर्जा के रूप में ये विखंडन होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये होती है कैसे विखंडन होता है, ये रिएक्शन नोट्स करना, जिसको नोट करना है वो कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कैसे भोजन टूटेगा। ग्लूकोज होता है वो पाइरुवेट ऊर्जा के रूप में टूटकर कैसे ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ऑक्सीजन का अभाव होने पर क्या क्या बनाते? C6H12O6, क्लियर। टूटेगा कोशिका, यहां लिख लेना, जो अभिक्रिया होगी वो कोशिका द्रव्य, ठीक है। शरीर में जो होता है कैसे होता है? ऊतकों से सबसे छोटी शरीर की इकाई कोशिका, और कोशिका की संरचना देखोगे तो पता चल गया कोशिका द्रव्य क्या होता। पाइरुवेट प्लस ऊर्जा में कैसे टूटता है, कैसे टूटता है, ध्यान देना। देखो ये 3 भागों में बता देता हूं, ठीक है। एक तो यहां O2 की उपस्थिति, अगर भाई ऑक्सीजन उपस्थित होगा और ये टूटेगी तो क्या बनेगी? वो सेम ही है, CO2 व जल प्लस ऊर्जा। ध्यान रखना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में होगी, ठीक है। ऊर्जा लिख लेना माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये भी एक प्रकार का कोशिकांग है। अगर 9th क्लास में पढ़ा होगा ये चैप्टर तो थोड़ा बहुत ध्यान होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ठीक है। O2 की उपस्थिति, अब यहां लिख लो O2 की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, ठीक है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा, CO2, इथेनॉल, इथेनॉल,
CO2 इथेनॉल मिल गया। अब देखो, और इसमें ऊर्जा कह सकते हो आप, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे कह सकते हो यस्ट में, यस्ट। और इसमें जो ऊर्जा मिलेगी वो मिलेगी किसके रूप में, कोशिका द्रव्य में। 1 मिनट रुकना, क्लास देख रहा हूं मैं, चल रही है या नहीं चल रही है, उसके बाद करेंगे ऑक्सीजन का अभाव। चल रही है अभी तो, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का जब अभाव होता तो क्या होगा, O2 का अभाव, वो ही लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। और ध्यान रखना, ये जो ऊर्जा मिल रही है ये ऊर्जा किसके रूप में मिलेगी, तो ये आएगी आपकी पेशियाँ होती है ना, पेशियाँ शरीर की, उसके रूप में लैक्टिक अम्ल स्रावित होता है। थोड़ा बहुत आगे डिटेल में जानेंगे, या 11th 12th साइंस से करोगे तो लैक्टिक अम्ल कैसे पेशियाँ में स्रावित होता है। वैसे तो अब इसको पूरा करे शोषण को तो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में पूरा नहीं होगा, 10 दिन में भी नहीं होगा, इतना लंबा है। लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जानना, क्योंकि हमें इतनी PhD करनी नहीं है, ठीक है। हमें तो बस एक ही है टारगेट, 10th क्रॉस 90 प्लस से, ठीक। शोषण हो गया। अब भाई एक मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसके बारे में ध्यान रखना। शोषण ऑक्सीकरण उपचय क्रिया है, इसमें आप थ्योरी में भी लिख सकते हो कि ग्लूकोज का जब विखंडन करवाया जाए तो किस में बदलता है, CO2 प्लस H2O में, और ऊर्जा साथ में मिलती है। ऊर्जा के बारे में ही हम जिक्र कर रहे हैं, ये ऊर्जा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से के रूप में होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन किसकी मिल रही थी, ऑक्सीजन की अभाव में किसको मिल रही थी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसको मिल रही थी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसको मिल रही थी। क्लियर। अब देखो यहां लिख लेना, मानव का शोषण अंग फेफड़े हैं, ठीक है। मानव का शोषण अंग फेफड़े है। अब मैं कुछ बताता हूं कि ये शोषण होता क्या है, एक थोड़ी सी जानकारी दूंगा, ज़्यादा इसमें नहीं जानना। एक वैज्ञानिक था GS घाटर नाम का, GS घाटर के अनुसार श्वसन के 3 चरण होते हैं, ठीक है। इस GS घाटर ने 3 चरण कौन कौन से बताए थे ये बता रहा हूं। उसने बताया था कि जो हम श्वसन करते हैं, एक तो बाहर से यानी कि बाएं श्वसन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन अंदर बाहर भी होता है, ठीक है। उसके बाद में कर लेना आंतरिक शोषण, ठीक है। और ये कर लेना आप कोशिकीय शोषण, जो हम लास्ट में चैप्टर पूरा होगा तब जाएंगे। कोशिकीय शोषण मतलब क्या था भाई इसका, जहाँ कंठ था, जो अभी संरचना पहले पढ़ी थी, कंठ से जो ऊपर में जो शोषण होता था वो उसने बता दिया था कि बाएं शोषण में आ गया, ठीक है। जहाँ तक ये कोशिक मतलब फेफड़ों में श्वसन नलिका से जाकर फेफड़ों की कुपिकाएं तक जो शोषण होता था उसको बता दिया उसने आंतरिक शोषण। कुपिका की संरचना से आगे जब वायु को प्रदान करते हैं तो कोशिका में शोषण कैसे होता है वो उसने रख दिया कोशिकीय शोषण के अंदर। क्लियर है बात, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे शोषण के प्रकार है जो दे रखा है, एक तो वायवीय शोषण और एक है अवायवीय शोषण, उसके बारे में, ठीक है। वायवीय हेडिंग लगा लेना, वायवीय, हाँ वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में, ठीक है। वायवीय शोषण कह सकते हो शोषण की प्रणाली कितनी, और अवायवीय श्वसन। क्लियर।
अब ये तो पता चल गया कि भाई वायवीय श्वसन होगा वो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, इसके नाम से भी, ठीक है। तो लिख दो, पॉइंट लिख, O2 की उपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति, ठीक है। यहां से जो श्वसन होगा वो मान ले कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये होता है, वो होता है कोशिकीय द्रव्य, कोशिकीय द्रव्य में। क्लियर? देखो इसमें 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया किस में? 36 एटीपी का मतलब मैंने पहले भी बता दिया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। संरचना क्या होती है, कैसे होता है, उसके बारे में इतना नहीं जानना, ध्यान रखना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जो शरीर में, ये बताऊं तो मतलब ऊर्जा का मौलिक रूप कह सकते हो, जिसमें आप ऊर्जा को शरीर में दर्शाते हो उसमें, ठीक है। 36 एटीपी, इसमें भाई 2 एटीपी, इसमें तो बोल रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसमें बोल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये ऐसा कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं लेता है, शोषण कर लेता है? तो उसके एग्जाम्पल में आप लिख देना यीस्ट। ये एक प्रकार कवक का प्रकार है जिसमें होता है अवायवीय श्वसन, ठीक है। कोई मतलब नहीं है ऑक्सीजन में क्या हो रहा है क्या नहीं। इसके एग्जाम्पल के रूप में लिख लेना मानव। क्लियर है सबका? यही हो गया वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में, ठीक है भाई। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुपिका के बारे में, कुपिका की हकीकत संरचना क्या होती है, ठीक है। चैप्टर के बारे में थोड़ा कुपिका के बारे में दे रखा, तो कुपिका के बारे में थोड़ी संरचना से बता देता हूं कि कुपिका की संख्या होती है, जो आगे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो हमने पढ़ा था अभी क्रम सीक्वेंस, उससे पहले मतलब है कुपिका की देखे ना संख्या, तो 20 से 30 करोड़ तक मानव में कुपिका की संख्या होती है। कितनी छोटी होती है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि इतनी संख्या हुई, 20 से 30 करोड़ तक कुपिका की संख्या है तो समझ सकते हो। लेकिन इसकी संरचना देखना, ये ठीक है, ये कुपिका की संरचना। इसमें जो ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, फिर आगे रक्त में जाती, उसमें पूरी प्रक्रिया भी समझा दूंगा। पहले मैंने कुपिका के बारे में, यू न्यूमेटोसाइट नाम करके होते हैं, जिस पर छोटे वो उभार होते हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम इतना डिटेल में नहीं जानना, हमें जानना भाई ये कुपिका की संरचना ऐसी होती है। यहाँ पर क्या होता है, O2 और CO2 का आदान प्रदान, ऑक्सीजन आती है यहाँ से CO2 को बाहर भेज देती है। ये होता कैसे, आंशिक दाब क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पूरी संरचना जानते हैं। फिर थोड़ा जिसमें थ्योरी लिखनी है वो लिख लेंगे, शायद हो गया, उसमें इतना कुछ छूटा ही नहीं, इतना ही करना था क्वेश्चन में, तो और भी कुछ छूट गया होगा तो वो PDF के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन समझाने वाली जो चीज़ थी मैंने आपको समझा दी है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये संरचना होती कैसे है, कुपिका के माध्यम से ही मैं समझा देता हूँ कि वायुमंडल में सबसे पहले कैसे होती है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर ये भाई मान लिया कुपिका है, ठीक है,
हाँ ये कुफिका मान लो आप, कुछ भी ये कुफिका। अब ये ऑक्सीजन आगे हृदय में कैसे जाती है, क्या इसका सिस्टम रहता है, तो देखो ये मान लिया हृदय के यहाँ RV LV RTL, ठीक है, दायां नीले, ठीक है, बायां दायां अलिंद दायां नीले, जैसे इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना, RTL और वेंटिल। देखना ये यहाँ से भाई ऑक्सीजन आई, इसमें चली आई सीधी की सीधी, ठीक है भाई, दाएं आलिंद में आ गई। अब क्या करना है इसका, तो देखो यहाँ पर होते हैं टिश्यू, ऊतक, ठीक है, जिससे मतलब कोशिका का समूह जो ऊतकों का निर्माण करते हैं, कोशिका इससे भी छोटी, फिर आगे ऊतकों में ट्रांसलेट जो अलग अलग भागों में बांट देता है। फिर भाई ये आया इसमें, ठीक है, ये आ गया इसमें ऊतकों में, ठीक है भाई, ऊतकों में ये होती क्या है, धमनी शिरा के बारे में हम जानेंगे। ठीक, अब ये तो हो गया फुफ्फुसीय शिरा, ये हो गई फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। ध्यान रखना ये क्या करता है, शिरा और धमनी के बारे में हम कल पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम, लेकिन इतना बता देता हूं कि शिरा में होता है वो अशुद्ध अनऑक्सीकृत रक्त बहता है, धमनी में ऑक्सीकृत रक्त बहता है, लेकिन यहां आएगा वो ऑक्सीकृत रक्त आएगा, कैसे, उसका कल मैं एक अपवाद में लिखाऊंगा, जब अंतर लिखाऊंगा ना उस टाइम। फुफ्फुसीय शिरा है वो एक अंतर है, मतलब कह सकते हैं तो अपवाद है, अंतर नहीं अपवाद है, उस अंतर में हम लिखेंगे कि अपवाद है। अपवाद क्यों, क्योंकि इसमें होता है, शिरा में बताया मैंने अनऑक्सीकृत रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा उसका अपवाद है, इसमें ऑक्सीकृत रक्त बहता है। धमनी में हमने बताया या जाना था कि धमनी में होता है वो ऑक्सीकृत रक्त बहता है, लेकिन ये यहाँ अपवाद है और फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। रक्त यहाँ से अंग, मानव का ध्वनि उत्पादक अंग कंठ है, और श्वसन में मैंने बता दिया था कि फेफड़े होते हैं, मानव का श्वसन अंग होते हैं, क्लियर है, ठीक है। और जो कुछ छूटा तो मैं कल की क्लास में बता दूंगा। आज के लिए दो ही चीजें थी जो जान ली हमने, बाकी कुछ मेरे ख्याल से नहीं बचना चाहिए श्वसन के अंदर, क्लियर है। और मैं जो कल बोल रहा था कि दार्द रो, हाँ एक क्वेश्चन के लिए बोला था, मैं क्वेश्चन आपको देकर जा रहा हूं और उसका आप आंसर खुद ही लिख देना। क्वेश्चन है कि भारत में कैंसर, भारत में कैंसर की बीमारी अधिकतर किस कारण से फैलती है, कारण से फैलती है, समझाइए। ज्यादातर लोग नहीं करेंगे, लेकिन करना, जिससे आपको पूरे चैप्टर का निचोड़ यहाँ पता चल जाएगा। मैंने सीलिया के बारे में बताया कैसे होता। भारत में कैंसर की बीमारी अधिकतर किस कारण से वो फैलती है, समझाइए। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या बता सकते हो कि ये होता क्यों है, कैंसर क्यों बीमारी फैलती है, इसके क्या कारण है, ठीक है। और युवाओं को भी सलूट है, नहीं कहना चाहिए। ज्यादातर लोग हैं जो नकारात्मक सोचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत देश है, यहाँ पर नकारात्मक लोगों की सोच होती। आपने सुना होगा वो एक, जब मतलब अमेरिका में कोई इंसान बीमार होता है ना, तो लोग कहते हैं कि
जल्दी ठीक हो जाएगा, मतलब उम्मीद करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इंग्लैंड में कोई लोग बीमार होता है तो बोलते हैं कि जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन जब कोई भारत में लोग बीमार पड़ जाता है ना, तो हम क्या कहते हैं, इस बीमारी से तो हमारे चाचा जी 4-5 साल तक तड़प तड़प कर मर गए। अरे तेरे को क्या करना है, मर गए, तू इसको नकारात्मक सोच क्यों ले रहा है। लेकिन ये भारत देश है, यहाँ लोगों की नेगेटिविटी नकारात्मक सोच बन गई है, उसको हम नहीं पुकार सकते हैं, ठीक है। ये सोच है तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितना हो सके धूम्रपान कम करना। मेरी तो सभी युवाओं से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप इनसे दूर रहे और दूसरों को भी यही संदेश दे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। किसी नए वीडियो तो क्या, अगली क्लास ही है। और एक बार सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भी क्लास देख रहे हो, 10th क्लास के या 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, क्या इसमें मिस्टेक आ रही है, ठीक है, जिसमें मैं आगे सुधार कर सकूं। और आपको किस चीज़ का डाउट है, अगर साइंस से लेकर किसी चीज़ का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरा समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।